वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल मेथड जो है उसका आपके पास लास्ट टॉपिक है। टॉपिक आपके पास है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। मतलब डेटा को आप ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, ऑर्गेनाइज मतलब तरतीब कैसे दोगे, डेटा मालूमात, एंड डेटा एनालिसिस और डेटा का तज्जिया कैसे करोगे। तज्जिया मतलब उसमें गौर फिक्र करना, उसके साथ तजुर्बात करना, उसके साथ मुख्तलिफ काम करना। We have studied that researcher collect and analyze the data. We have studied हम पढ़ चुके हैं that researcher के तहकीक करने वाले या तहकीककार भी इसको कह सकते हैं, collect जमा करते हैं and analyze और तज्जिया करते हैं the data मालूमात का। कि भाई हम पढ़ चुके हैं जो तहकीक करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मालूमात को जमा करते हैं और उसका तज्जिया करते हैं। अब मालूमात किस चीज़ को कह सकते हैं स्टूडेंट आप, तो डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, कोई भी मालूमात सच जैसे कि नेम्स कोई नाम, डेट्स तारीख़ें, नंबर कोई भी नंबर, वैल्यूज़ कीमतें etc वगैरह। ये सारी चीज़ें आपके पास डेटा में आ जाती हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो, कोई तारीख़ हो या कोई अदद हो, कीमत वगैरह, ये सारी आपके पास डेटा कहलाती हैं। एट वेरियस स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड, जो कि मुख्तलिफ मराहिल में आती हैं साइंसी तरीक़ों के, वेरियस कई या मुख्तलिफ मराहिल में। दिस डेटा हेल्प्स देम, ये डेटा मदद करता है उनकी मतलब रिसर्चर्स की, टू मेक हाइपोथेसिस कि वो मफरूज़ा बनाएं, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात से, मुशाहिदात मीन्स गौर फिक्र करना, एंड टू कंक्लूड रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, और कंक्लूड रिजल्ट नतीजा अखज़ करने किसे, तजुर्बात के ज़रिए। सॉरी, हम पिछले टॉपिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि जो सबसे अहम मरहला होता है वो आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन होता है, तजुर्बा करना। किसी भी चीज़ को सही या गलत साबित करने के लिए उसका तजुर्बा करना अमली तौर पर ज़रूरी है ताकि वो प्रूफ या डिसप्रूफ सा हो सके। तो यहाँ पर भी कि कोई नतीजा अखज़ करना तजुर्बात की मदद से। अब इन ऑर्डर टू यूज़ डेटा, अब डेटा को इस्तेमाल करने के लिए इन साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ों में, साइंटिस्ट हैव टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इट, साइंसदान क्या करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, पहले ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं और फिर उसका तज्जिया करते हैं। साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, टेबल्स, फ्लो चार्ट, मैप्स एंड डायग्राम। और जो साइंसदान होते हैं ये तरतीब देते हैं उस जमाशुदा मालूमात को, कलेक्टेड डेटा, जमाशुदा मालूमात को, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ की शक्ल में, टेबल, जब से कोई टेबल चार्ट वगैरह बना लेते हैं, या कोई फ्लो चार्ट होता है आपके पास, या मैप्स या डायग्राम, इन सारी चीज़ों की मदद से आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और उसका एनालाइज कर सकते हो। द कलेक्टेड डेटा इज एनालाइज्ड बाय यूजिंग स्टैटिकल मेथड लाइक रेशो एंड प्रोपोर्शन। द कलेक्टेड डेटा, जो जमाशुदा मालूमात है, इज़ एनालाइज, उसका आप तज्जिया कर सकते हो बाय यूजिंग, इस्तेमाल करके, स्टैटिकल मेथड, शुमारियाती तरीक़ा या हिसाबी तरीक़ा, लाइक रेशो एंड प्रोपोर्शन, जैसे कि शरह और तनासुब, रेशो, शरह एंड प्रोपोर्शन, तनासुब। अब रेशो क्या स्टूडेंट और प्रोपोर्शन क्या है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताई गई है इसकी। अ रेशो इज़ अ रिलेशनशिप, शरह ये ताल्लुक़ है, विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव साइज़, किसी भी साइज़ के लिए, बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, दो मकदारों के दरमियान जो कि एक किस्म की हो। रेशो मीन्स आसान अल्फाज में अगर आपको, तो किसी भी दो मकदारों के दरमियान शरह, लेकिन वो मकदारें क्या हों, सेम हो। अगर आप पैसे की बात करें तो दोनों पैसों की बात करेंगे, अगर आप किसी चीज़, इंसानों की बात करें तो आप दो बंदों की बात करोगे, अगर आप किसी भी चीज़ की बात करो, हर चीज़ आप ले सकते हो रेशो में, लेकिन आपके पास जो काइंड है वो सेम होनी चाहिए दोनों की। ये नहीं कि आप एक तरफ पैसों का हिसाब कर, दूसरी तरफ आप किसी चीज़ को ले रहे हो, नहीं, बल्कि आपको सेम चीज़ें लेनी होंगी। यहाँ पर लिखा भी है, अ प्योर नंबर टू अ प्योर नंबर, अगर खालिस नंबर आप लेते हो तो उसको खालिस नंबर से ही रेशो लोगे आप। एन अमाउंट ऑफ मनी टू एन अमाउंट ऑफ मनी, पैसों की मकदार को पैसों की मकदार से। अ नंबर ऑफ पीपल टू अ नंबर ऑफ पीपल, और आपके पास जो लोगों की तादाद है वो लोगों की तादाद के साथ आप उसका रेशो निकालोगे, मतलब आप सेम काइंड की चीज़ें उसको दरमियान आप रेशो निकाल सकते हो। अब प्रोपोर्शन क्या है, तो प्रोपोर्शन मीन टू ज्वाइन टू इक्वल रेशो। प्रोपोर्शन तनासुब का मतलब है कि मिलाना दो एक जैसी रेशो शरह को। और यहाँ पर आपको मिसाल दी है, ए जो आपको दो डॉट दिए इसको रेशो कहते हैं, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, या इक्वल को यहाँ पर हम 4 डॉट्स भी लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने मैथ्स पढ़ी पिछली क्लासों में तो आपको ये मालूम होगा कि मैथ्स में क्या करते हैं कि जो ये बाहर के अल्फाज है, जैसे कि ए और डी जो बाहर की जानिब हैं, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, मतलब बैरूनी, वस्त तरफैन भी इनको कहा जाता है उर्दू में। एंड बी और सी आपके पास वस्तैन, वस्तैन मतलब वस्त दरमियान में, इसको उर्दू में हम मीन्स कहते हैं।
तो ए एंड डी आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स, ए और डी को हम कहते हैं एक्सट्रीम या तरफेन, बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स, और बी और सी को हम मीन्स कहते हैं, मतलब आपके पास वस्तैन जो दरमियान में है। अब द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट मीन्स हासिल ज़रब मतलब मल्टीप्लाई, जो आपके पास मल्टीप्लाई आएगा एक्सट्रीम का, आप ए को डी से मल्टीप्लाई करोगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको चेंज कर दोगे इनकी जगहों को, तो ए मल्टीप्लाई बाय डी एंड बी मल्टीप्लाई बाय सी आ जाएगा आपके पास। तो द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो आपके पास प्रोडक्ट होगा हासिल ज़रब होगा, तो एक्सट्रीम तरफैन का ये बराबर होगा द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हासिल ज़रब वस्तैन के। When three values in a proportion are known, अगर जो A, B, C, D इनमें से 3 वैल्यूज़ आपको तनासुब में मालूम हो, द फोर्थ वन जो चौथी कैन बी कैलकुलेटेड, आप उसको हिसाब कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल, इस फार्मूले की मदद से। सपोज A, B, C, D आपके पास 4 कीमतें हैं, इनमें से 3 आपको मालूम है, A, B, C मालूम है, D आपको मालूम करना हो, तो आप सिंपली A, B, C को एक साइड पे कर दोगे और D को आप उससे फिर मालूम कर लोगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, इफ़ अ बायोलॉजिस्ट वांट टू नो, अगर एक बायोलॉजिस्ट ये जानना चाहता है हाउ मेनी स्पैरो वुड बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया, कि कितनी चिड़ियाँ आपके पास जो है स्पैरो चिड़ियाँ वुड बी इन्फेक्टेड मुतासिर होंगी विद मलेरिया, मलेरिया के साथ, सॉरी मलेरिया से। इफ़ यू अलाउ स्यूलिस मॉस्किटो, स्यूलिस मॉस्किटो का नाम है, अगर वो छोड़ेगा स्यूलिस मॉस्किटो को टू बाइट 50 स्पैरो, मतलब अगर एक साइंटिस्ट को ये जानना है कि अगर वो स्यूलिस मॉस्किटो को जिसमें प्लाज्मोडियम मौजूद है जो मलेरिया कॉज कर सकता है, वो 50 स्पैरो पर छोड़े कि वो 50 स्पैरो को काटे, तो इनमें से कितनी स्पैरो जो हैं वो इन्फेक्टेड यानी मलेरिया में मुब्तला हो जाएंगी। तो प्रीवियसली इन वन ऑफ हिज फाइंडिंग, पिछले जो उनमें से एक उनको मालूमात हुई, ही ऑलरेडी नोटिस दैट, उन्होंने पहले ये मालूम किया था दैट 6 आउट ऑफ 10 स्पैरो गेट मलेरिया, कि 10 में से जो 6 चिड़ियाँ हैं उनको मलेरिया हो गया था। इफ़ बैटन बाय स्यूलिस मॉस्किटो, अगर उसको स्यूलिस का मॉस्किटो काटेगा, मतलब उन्होंने पहले ये रिसर्च की थी तो उनको मालूम हुआ था कि अगर 10 चिड़ियों को काटता है स्यूलिस मॉस्किटो तो उसमें से 6 जो हैं वो मलेरिया में मुब्तला हो जाती हैं। अब यहाँ पर इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम हेयर वी अप्लाई द प्रोपोर्शन रूल, यहाँ पर हम प्रोपोर्शन यानी तनासुब के रूल को अप्लाई करेंगे, ए रेशो डी इज इक्वल टू या प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है कि ए डी को मल्टीप्लाई करना है, सी बी सी को अलग मल्टीप्लाई करना है, हमने ए को हमने मालूम करना है, बी की वैल्यू हमें दी है 50 कि भाई टोटल जो स्पैरोज हैं वो 50 हैं, और जो प्रीवियस रिसर्च थी उसमें हमें ये मालूम हुआ था कि जो आपके पास 10 स्पैरो को बाइट किया था उसमें से 6 को आपने क्या किया था, 6 इन्फेक्टेड हुई थी। अब यहाँ पर इन्होंने स्टूडेंट्स एक्सट्रीम और मीन्स नहीं लिया, अपनी अपनी जगह पर रख कर इनको किया, तो ये अपॉन में आएगा। अगर आप ए और बी और सी और डी को करोगे तो ये आप डिवाइड करोगे, लेकिन अगर आप ए डी और सी बी को करोगे या बी सी को करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे। नीचे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इन्होंने फिर वो रूल अप्लाई किया, ए डी मतलब ए अपनी जगह पर रहा, उसके पास डी करीब आ गया, डी की वैल्यू 10 थी वो ए के पास आ गई, और आपके पास जो बी था उसकी वैल्यू 50 वो अगली साइड पर चली गई, मल्टीप्लाई बाय सी, सी की वैल्यू 60। अब ए मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10 ए एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 50 तो आपके पास ये आ जाता है 300। अब 10 को आप अगली साइड पर यहाँ पर और आपको करके नहीं दिखाए, लेकिन अगर 10 को आप अगली साइड लेकर जाते हो तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, आपको मैथ्स के रूल मालूम होंगे, इज इक्वल टू की अगली साइड पर जाकर ही डिवाइड हो जाएगा, तो 300 को जब स्टूडेंट्स आप डिवाइड करोगे 10 पर तो आपके पास 30 आंसर बचेगा। तो इट मीन्स, इसका मतलब दैट इफ़ ही अलाउ स्यूलिस मॉस्किटो टू बाइट 50 स्पैरो, कि अगर वो स्यूलिस मॉस्किटो को अलाउ करता है कि वो जाके 50 चिड़ियों को काटे, 30 आउट ऑफ देम विल गेट मलेरिया, तो 30 जो आपके पास स्पैरोज हैं उनमें मलेरिया हो जाएगा। इसी तरह हम और भी हिसाब किताब कर सकते हैं इसी फार्मूले की मदद से। प्रोपोर्शन मेथड कैन बी यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन, तनासुब का जो तरीका है कैन बी यूज, हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉ निकालने के लिए। यहाँ पर ड्रॉ का मतलब होगा निकालना, वैसे हम इसको ड्रॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर निकालना कैन बी यूज, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन, नतीजा निकालने के लिए। एज इन द अबव केस, ऊपर की सूरत में जो हमने यहाँ पर पूरा हिसाब किताब किया, वी कैन फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, तो हमने चौथे प्रोपोर्शन को मालूम किया ऑफ द डेटा, मालूमात का। इफ़ 3 प्रोपोर्शन आर ऑलरेडी अवेलेबल, अगर 3 तनासुब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल पहले से मौजूद हैं, ए बी सी डी हमारे पास फार्मूला था, हमें बी सी डी की वैल्यूज़ मालूम थी, तो ए को हमने आसानी से ही मालूम कर लिया। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखा करें कि इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो राइट साइड पे जाकर डिवाइड में हो जाएगी, अगर डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, प्लस की माइनस में और माइनस की प्लस में हो जाएगी।
लास्ट टॉपिक मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स हिसाब या रियाजी एज एन इंटीग्रल पार्ट एक अहम हिस्सा ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस साइंसी अमल का, कि मैथ जो है ये आपके पास एक अहम हिस्सा है साइंसी तरीक़े का, इसके बगैर आगे इसका मुकम्मल होना साइंटिफिक तरीक़े का ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आपके पास हिसाब किताब लगाना होता है किसी चीज़ का। मैथमेटिकल रूल हैव बीन यूज्ड इन बायोलॉजी फॉर मैनी डिकेड्स। हिसाबी उसूलों को हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में फॉर मैनी डिकेड्स, कई दहाइयों से। डिकेड मतलब 100 से कम, 10, 20, 30, 40, 50 को हम दहाई भी कहते हैं, दहाइयाँ तो 100 से कम, कई दहाइयों से। रिसेंटली हाल ही में, हाउएवर जबकि बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, हमारी समझ की बढ़ोतरी के तौर पर बायोलॉजी में, मतलब बायोलॉजी में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई, हम इसको ज़्यादा तौर पर समझने लगे हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल रूल इन ऑल साइंसेज हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल रूल तो एप्लीकेशन लागू करना या इस्तेमाल करना हिसाबी उसूलों का इन ऑल साइंसेस, तमाम साइंसों में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ट्रेमेंडसली बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर आपके पास कोई तहकीकी प्रोजेक्ट हो, सच है जैसा कि पॉपुलेशन स्टडी, आबादी की मुताला, ड्रग स्टडी, दवाइयों का मुताला, एंड सीक्वेंसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स डीएनए, और तरतीब, सीक्वेंसेस तरतीब पौधों और जानवरों की डीएनए की, रिक्वायर्ड मैथमेटिकल नॉलेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। इन सब में रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है मैथमेटिकल नॉलेज, हिसाबी इल्म की, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, ऑर्गेनाइज तरतीब देने के लिए और एनालाइज करने के लिए डेटा को। मतलब अगर आप फिजिक्स लो, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी आप सब्जेक्ट साइंस का लेते हो तो मैथ उसका इंटीग्रल यानी अहम हिस्सा है, क्योंकि उसके बगैर आपके पास कोई भी हिसाब किताब सही नहीं हो सकता। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, यूनिट नंबर 2 आपका ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।